हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में जल प्रदूषण के निवारण। जैसे कि आपको पता है कि जल की जो कमी है, और वो कमी किस वजह से है? जल प्रदूषण की वजह से। मीठे जल स्रोत जो है जिस गति से दूषित हो रहे हैं मानव जाति की वजह से, उस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा होने चाहिए और हो भी रहे हैं। तो हमें जल प्रदूषण के निवारण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम पहले प्रदूषण को प्रदर्शित करके और फिर उसके निवारण को बताएंगे। कि पहले तो हम बताएंगे कि प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है, और फिर हम बताएंगे किस प्रकार से उसका निवारण होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे जल प्रदूषण का निवारण। ठीक है, जल प्रदूषण का निवारण। निवारण कह दीजिए, उपाय कह दीजिए। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, देखिए इस टॉपिक को हम कहां से शुरू करेंगे। देखिए, उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से क्या हो रहा है? निम्नीकरण। तो यहीं से अपन लाइन को शुरू करते हैं। ठीक है, उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है कमी हो रहा है। मतलब जो धरातल पे जल संसाधन है, उन जल संसाधनों का तेजी से क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है, कमी हो रही है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि मीठा जल क्षेत्र या अच्छे जल, या हम कह सकते हैं जल गुणवत्ता वाला जो जल होता है या अच्छी गुणवत्ता वाला जल होता है, वो कहां पर मौजूद होता है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर, भारत में जहां पर नदियां हैं, ठीक है, जहां पर क्या है? नदियां हैं, या हम कह दीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, और जहां पर मानव जाति कम बसी हुई हो, तो हम लिखेंगे कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता उपस्थित है। मतलब कि जहां पर नदियां हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, और जहां पर लोग कम बसे हुए हैं, वहां पर जल की गुणवत्ता कैसी है? अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के जो मैदानी भाग है, उन भागों में नदी जल का उपयोग सर्वाधिक कहां पर होता है? कृषि क्षेत्रों के अंदर, घरेलू क्षेत्रों के अंदर और औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर। और यही क्षेत्र सबसे ज्यादा जल प्रदूषण का काम कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे भारत के मैदानी भागों में। ठीक है, अब मैदानी भागों में कौन सा? नदी जल का उपयोग सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में किया जा रहा है? एक तो कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, और यही क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र। यही क्षेत्र सबसे ज्यादा जल प्रदूषण का कारण बनते जा रहे हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र कैसे प्रदूषण करता है, सुनिए। देखिए, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों से जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण कैसे? जैसे कि कृषि क्षेत्र के अंदर कीटनाशक का उपयोग करते हैं, कीटनाशक, उर्वरक का उपयोग करते हैं, खाद, रासायनिक खाद का उपयोग। ठीक है, दूसरा घरेलू के बाद में, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो औद्योगिक क्षेत्रों से जल प्रदूषण कैसे होता है? औद्योगिक क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट व जहरीला जल, ठीक है, अपशिष्ट
व जहरीला जल से, ठीक है। और एक है घरेलू क्षेत्र, घरेलू क्षेत्रों से जल प्रदूषण। कैसे कि घरेलू क्षेत्रों से जो भी अपशिष्ट जल निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठोस पदार्थ निकलते हैं, ये भी जल का प्रदूषण का कारण बनता है। अपशिष्ट पदार्थ व ठोस पदार्थों से, ठीक है। ये तीनों कारण जल प्रदूषण का है। ये तीनों कारण जो है या इन कारणों से जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। आपको मैं बता दूं, नदी का जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित कब होता है? गर्मी के महीने में, क्योंकि उस समय जल का जो प्रवाह होता है, बहने की गति होती है, वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से जितने भी प्रदूषक जो तत्व होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, संकेंद्रित हो जाते हैं और आपका जल ज़्यादा दूषित हो जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देता हूं मैं। जल प्रदूषण में नदियों का जल गर्मियों में सर्वाधिक दूषित होता है, ठीक है, क्योंकि प्रदूषक कम बहाव के कारण संकेंद्रण करते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं और इसी वजह से आपका जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारे बिंदु जो है वो बताए किस आधार पर? जल के प्रदूषण। अब मैंने आपको इस बिंदु में क्या बताया? आपको जल प्रदूषण ही जल प्रदूषण के बारे में बताया कि किन कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण का निवारण। जो भी कारण मैंने बताए, इन कारणों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से हम इसको सही तरीके से जल को शुद्ध की अवस्था में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने कई ऐसे नियंत्रण बोर्ड बनाए। उन बोर्डों के आधार पर, या हम कह सकते हैं कई नीतियां बनाई। उन नीतियों के आधार पर जल को शुद्ध रखने के कई उपाय सरकार ने खोजे और उसमें आम जनता की भी भागीदारी रही। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निवारण के बारे में। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। चलिए अब निवारण देखते हैं। निवारण देखिए, निवारण के अंतर्गत सरकार के द्वारा कई ऐसे नियंत्रण बोर्ड बनाए गए, जैसे कि एक बोर्ड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय नियंत्रण, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कई बार एग्जाम में इसका शॉर्ट फुल नेम पूछ लेता है, CPCB। CPCB आपके हिंदी में लिखा हुआ है CPCB, ऐसा लिखा हुआ होगा। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। और एक बोर्ड और है राज्य प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, राज्य प्रदूषण बोर्ड। ठीक है, ये दोनों बोर्ड जो है, ये हम कह सकते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण लिख दीजिए आप, नियंत्रण। इसका भी एक शॉर्ट नेम है, इसका नाम है क्या? SPC, ठीक है, SPC, ठीक है, SPC। ये दोनों बोर्ड, या हम कह सकते हैं ये एक नियंत्रण स्थिति है जल को शुद्ध रखने के लिए। सरकार ने ये दो बोर्ड बनाए। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों बोर्डों ने साथ साथ मिलकर 507 स्टेशन जो है निर्धारित करके राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का क्या रखा? इन्होंने ध्यान रखा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अब ये निवारण कर रहे हैं, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या किए उन्होंने कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया सरकार ने, और एक बनाया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया, सीपीसीबी और एसपीसी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 507, ठीक है, 507 स्टेशनों पर जल संसाधन, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का ध्यान रखा। मतलब जल प्रदूषित ना हो इसका ध्यान इन बोर्डों ने रखा। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ में एक टॉपिक और जोड़ता हूं मैं। दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी है, देश की सबसे दूषित नदी में इसका नाम है। ठीक है ना, कहां पर ये, दिल्ली व इटावा के मध्य यमुना नदी जो है सबसे दूषित नदी में इसका नाम शामिल है। ठीक है, और सुनिए दूसरी तरफ, दूसरी प्रदूषित अगर नदियों की बात करूं मैं, दूसरी प्रदूषित नदियां, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अहमदाबाद में साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती दूषित नदी है। ठीक है, दूसरा लखनऊ में गोमती, लखनऊ में गोमती नदी ये भी दूषित नदी है। मदुरई में काली नदी, मदुरई में कौन सी नदी, काली नदी। ठीक है, और सुनिए एक है अडियार, कुवलम, वैगई, हैदराबाद, ये आपकी मदुरई में, मदुरई के अंदर काली नदी है, अडियार है, अडियार। एक नदी का नाम बताया मैंने कुअम, कुअम, ठीक है, और वैगई। ठीक है, ये नदियां जो है आपके प्रदूषित नदियों में नाम आता है। आगे असल में और भी नदियां हैं जो कि दूषित है भारत के अंदर, ये तो मुख्यतः है, और भी मैं बताऊंगा आपको, ये उतार लीजिए आप लोग, यहां तक आप उतार लीजिए। ठीक है, हैदराबाद जो है, उस हैदराबाद में एक नदी है, उसका नाम है मूसी। ठीक है, हैदराबाद में मूसी। ठीक है, और सुनिए और प्रदूषित नदियां कौन सी है, कानपुर और वाराणसी। एक तो कानपुर और वाराणसी जो है यहां पर गंगा नदी, लेकिन अभी वाराणसी में जो गंगा नदी है, जो कानपुर वाला एरिया है, यहां पर नमामि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस वजह से गंगा नदी कहीं बड़े स्तर पर यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, जिससे कि आपकी गंगा नदी क्या है, शुद्ध है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भौम जल की, भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातु, फ्लोराइड और नाइट्रेट के संकेंद्रण की वजह से होता है। आपका जो जल प्रदूषण जो कि जमीन के अंदर है, भौम जल का मतलब क्या होता है, धरातल के नीचे जो पानी होता है वो दूषित कैसे होता है, धरातल अगर अशुद्ध होगा तो वो पानी नीचे की ओर चला जाता है, वर्षा का पानी रिस रिस के नीचे चला जाता है, तो उस वजह से भारी और विषैली धातु जो होते हैं, और फ्लोराइड क्या होता है, जमीन के नीचे तो होता है सफेद पत्थर। ठीक है ना, कई बार अपन देखते हैं पानी को गर्म करते हैं और पानी की वजह से वो पूरा सफेद सफेद पानी हो जाता है गर्म करते ही, तो और नाइट्रेट के संकेंद्रण की वजह से भी भौम जल दूषित हो जाता है। ठीक है, भौम जल प्रदूषण किन कारणों से बताया, देश के विभिन्न भारी धातु, ठीक है, जितनी भी धातु है वो, और विषैली
जितनी भी विषैली, आप कह सकते हैं कि विषैली धातु, गैस या फिर फ्लोराइड धातु, फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड के अलावा आपके नाइट्रेट, नाइट्रेट के संकेंद्रण से भौम जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। मैं दोनों चीज बता रहा हूं, दूषित कैसे हो रहा है और उसका उपाय क्या होना चाहिए। अब इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई, इन प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू की, या वैधानिक व्यवस्थाएं जल प्रदूषण को रोकने के लिए। अब वो क्या व्यवस्थाएं थी, निवारण के अंदर ही है, निवारण में ही बात कर रहे हैं। एक अधिनियम लागू किया गया, जल अधिनियम 1974। कौन सा अधिनियम, जल अधिनियम 1974। क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए, प्रदूषण निवारण व नियंत्रण के लिए, ठीक है, प्रदूषण निवारण के लिए और नियंत्रण के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ये निवारण था, ये निवारण के पहले स्टेप मान लीजिए आप लोग। दूसरा क्या किया था सरकार ने, दूसरा किया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये लागू किया गया। अब ये अधिनियम कब लाया गया पता है, 1986 के अंदर, 1986 में। अब आपको मैं बता दूं, ये दोनों ही अधिनियम जो लागू किए गए थे, ये क्यों लागू किए गए थे, इसको लागू करने का उद्देश्य एक ही था, जल प्रदूषण व पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए। यह अधिनियम लागू करने का उद्देश्य यही था। जल अधिनियम 1974 में लाया गया, क्यों लाया गया, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में क्यों लाया गया, आपके पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए। तो ये क्या है, निवारण। 1937 के अंदर प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित कर दिए गए, और ये कि बहुत गलत था। उसकी वजह से क्या हुआ, जल प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर हुआ। अब आपको मैं बता दूं, ये जो दो अधिनियम लागू किए गए थे, ये प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं हो पाए। परिणाम यही हुआ कि ज्यादा प्रदूषण हो गया। और प्रदूषण का उदाहरण मैं बता दूं, 1997 में जल प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योगों को तो नदियों के ऊपर लागू कर दिया, भाई वहां पे जाके स्थापित कर लो कि शहरों में प्रदूषण ना हो, इसलिए नदियों पे स्थापित कर दिया। उससे तो उल्टा ज्यादा प्रदूषण हो गया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये दोनों अधिनियम प्रभावशाली पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाया। वह 1997 में, कब, 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योगों को नदियों के किनारों पर लागू कर दिया गया, जिससे जल प्रदूषण बढ़ा। आगे बात समझ में, कहने का मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैधानिक व्यवस्थाएं तो लागू की सरकार ने। वैधानिक व्यवस्था के अंदर जल अधिनियम 1974 भी लेके आए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी लेके आए, लेकिन ये दोनों अधिक प्रभावशाली पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाया। और इस वजह से
1997 के अंदर, यहां से अलग पॉइंट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां से जैसे ये पॉइंट है ना वैसे अलग पॉइंट कर लीजिए। 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योगों को लाभ प्राप्त करने के लिए नदियों के किनारे पर स्थापित कर दिया, जिससे जल प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ गया। आगे वसन में अब इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इसको उतार लीजिए आप लोग। और क्या क्या सरकार के द्वारा किया गया, उतारिए पहले इसको। देखिए, एक अधिनियम और लाया गया, जल उपकर अधिनियम 1977। जल उपकर अधिनियम 1977। ये अधिनियम क्यों लाया गया? ये अधिनियम इसलिए लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, जल प्रदूषण कम करना, और उसके प्रभाव भी थे लेकिन सीमित थे, ठीक है ना। इसको भी उद्देश्य यही था, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना था, परंतु इसका प्रभाव भी क्या था, सीमित। आपने एक चीज देखी होगी, नोट की होगी, कोई सा भी अधिनियम ठीक तरीके से सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण था, सरकार ने तो खूब मंशा थी उनकी कि भैया जल प्रदूषण रोके, पर सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि सरकार ऐसे उद्योगों को अनुमति देती क्यों है जो जल प्रदूषण सबसे ज्यादा करते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, भागीदारी हर लोगों की आवश्यकता है, कृषिगत कार्य हो चाहे घरेलू हो चाहे औद्योगिक हो, विसर्जन से हेतु प्राप्त प्रदूषक जितने भी तत्व है उनको प्रभावशाली ढंग से उसको कमी ला सकते हैं वो जब जागरूकता और भागीदारी होगी। आगे वचन में तो ये आपका अहम बिंदु है कि आपको जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। इतने अधिनियम लेके आए लेकिन प्रदूषण नहीं रुका, जल की कमी तो अभी क्योंकि जैसे है वैसे ही है। अब तो जल प्रदूषण कैसे रुक सकता है, सुनिए, ये मेन आपका निवारण का तरीका है, ये है मेन बिंदु आपका। क्या करना पड़ेगा आपको? जल प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता, मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा भागीदारी, जब तक हर व्यक्ति नहीं समझेगा, हर व्यक्ति अपना सहयोग जल प्रदूषण को रोकने में नहीं करेगा, तब तक जल प्रदूषण नहीं रुकने वाला। साथ में कृषिगत हो चाहे वो घरेलू हो चाहे वो औद्योगिक हो, ठीक है, इन तीन क्षेत्रों के अंदर जब तक आप विसर्जन करना, इन तीन क्षेत्रों से जब तक आप विसर्जन करना रोकोगे नहीं, ठीक है, इन तीन क्षेत्रों से अपशिष्ट जल को शुद्ध जल में मिलने से नहीं रोकोगे, तब तक जल प्रदूषण नहीं रुकेगा। आगे बात सब में भैया ये है मेन तो निवारण, ये सब बेकार है पहले की बात है। अगर वाकई में आपको जल प्रदूषण रोकना है तो भैया सबसे पहले तो आपकी जागरूकता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए कि एक रोक रहा है दूसरा कचरा डाल रहा है। कृषिगत हो, घरेलू हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, यहां से निकलने वाला अपशिष्ट जल जब तक कि शुद्ध जल में मिलने से आप नहीं रोकोगे तब तक जल प्रदूषण नहीं रुक सकता। ये आपका निवारण बिंदु अहम है, ठीक है। तो ये आज हमारा जल प्रदूषण का निवारण जो कि प्रदूषण के साथ में है। मैंने जल प्रदूषण को भी बताया कि किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है, साथ में प्रदूषण के साथ में सरकार के द्वारा कैसे कैसे अधिनियम बनाए गए और जल प्रदूषण को रोकने के उपाय मैंने आपको एक के बाद एक करके बताया। इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।